चलिए आपको नए कश्मीर के नए रखवालों से मिलवाते हैं। एलओसी पर बहादुर महिला जवान पाकिस्तान की साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहली बार भारतीय महिला सैनिकों को तैनात किया गया है। असम राइफल की इन जाबाज राइफल विमेन प्लाटून को पीओके से ड्रग्स, हथियार और जाली नोटों की धरपकड़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेना के अधिकारियों का भी मानना है कि एलओसी के करीब राइफल विमेन की टुकड़ी की तैनाती भारतीय सेना के लिए एक नायाब हथियार साबित होगी। एलओसी के करीब पहली बार महिला सैनिक तैनात। एलओसी के करीब असम राइफल वुमेन प्लाटून तैनात। ड्रग्स और जाली नोटों की तस्करी रोकेंगी महिला जवान। घुसपैठियों को सिखाएंगी सबक बहादुर महिला जवान। प्रशिक्षित खोजी कुत्ते के साथ गाड़ी की तलाशी लेती ये वो बहादुर महिला जवान हैं जिन्हें खास तौर पर एलओसी से महज 10 किलोमीटर दूर तंगधार में साधना पास चेकपोस्ट पर तैनात किया गया है। चेकिंग के दौरान ये महिला जवान इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं इस गाड़ी के जरिए सीमा पार से नकली नोटों और ड्रग्स की खेप तो नहीं भेजी जा रही। दरअसल ये इलाका पीओके के बेहद करीब है, जहां से पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के साथ साथ जाली नोट और ड्रग्स भेजने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब भारतीय सेना की ये बहादुर महिला जवान पाकिस्तान की साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि इन्हें इसमें महारत हासिल है। एलओसी के बेहद करीब जवानों को ज़रूर देखा होगा, लेकिन जवानों के तौर पर महिला को बहुत कम देखा गया है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे राइफल वुमेन हैं जो कि पहली बार यहाँ पे पोस्टेड हुई हैं। हालांकि इनकी महारत हासिल है इनको, क्योंकि ये जो है सीधे तौर पर म्यांमार की तरफ से जितना भी ऑपरेशंस वहाँ पे होते रहे हैं उनको ये लगातार कंडक्ट कर चुकी हैं, और अब पहली बार जो है वो एलओसी के पास में इनकी तैनाती हुई है। और ख़ास बात यह है कि जिस चीज़ में इनकी महारत है, यानी कि जो सर्च करना, साथ ही जो ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है उसको कैसे पकड़ा जाएगा, उसको कैसे रोका जाएगा, इसकी जिम्मेदारी जो है इनको दी गई है। यहाँ इस रूट से, चूंकि ये रास्ता जो है नीचे तंगधार से आता है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है पाकिस्तान के लिए कि वो अपने जो टेररिस्ट हैं उनको यहाँ फंडिंग करे ड्रग्स के जरिए। तो ऐसे में उनको रोकने के लिए यहाँ पे बाकायदा असम राइफल वुमेन्स को जो है तैनात किया गया। ये पहली बार है। चेहरे पर नकाब और हाथ में असॉल्ट राइफल, ये भारतीय मिलिट्री पैरा फोर्स की असम राइफल्स की वो बहादुर महिला जवान हैं जिन्हें भारत म्यांमार बॉर्डर पर कई कामयाब फील्ड ऑपरेशन के बाद एलओसी के करीब तैनात किया गया है। इससे पहले साधना चेकपोस्ट पर जम्मू कश्मीर की महिला कांस्टेबल तैनात हुआ करती थी, लेकिन अब इस चेकपोस्ट की कमान असम राइफल्स महिला वुमेन प्लाटून के हाथ सौंप दी गई है। पहली दफ़ा तो ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए और मेरे असम राइफल वुमेन के लिए, एंड जहाँ पोस्टेड हैं ये उस एरिया के लिए कि फ़ौज ने हमें इतना सक्षम समझा कि हमें यहाँ पोस्ट किया। दूसरी बात, क्योंकि हम सब फ़ौज में इक्वल हैं तो हमें अच्छा लगता है कि ड्यूटी, ट्रेनिंग सब कुछ इक्वल होता है। तो ऑल इन ऑल पॉजिटिव है काफ़ी हमारा आउटलुक इस चीज़ को लेके। असम राइफल्स की इस महिला प्लाटून को इस इलाके में तैनात करने से पहले बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। हमें 44 वीक का ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि हम नॉर्थ ईस्ट में या ऑल इंडिया में कहीं भी ड्यूटी कर सकते हैं। और यहाँ के लिए अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है हमें, क्योंकि इतना हाइट है
और थोड़ा इधर का लैंग्वेज भी और लोगों का रहन सहन भी के हिसाब से थोड़ा अलग से ट्रेन किया जाता है, जिससे हमें हमारी ड्यूटी के दौरान थोड़ा इजी होता है। यहाँ पर तो मैक्सिमम लोग के जो घर में हर घर में एक फ़ौजी है और लेडीज़ लोग बहुत कोऑपरेटिव है। अभी तक जो भी आई हैं बहुत कोऑपरेटिव है और खुद सर्च करने में हमें हेल्प करती हैं। अच्छा लगता है उनके साथ कुछ बात करने के लिए और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की भी कोशिश करते हैं हम लोग। तंगधार के इस इलाके की निगरानी भारतीय सेना की 28 डिवीजन के सुपुर्द की गई है और मेजर जनरल एडीएस औजला का मानना है कि पिछले 1 साल के दौरान भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की बुनी हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ऐसे में एलओसी के करीब राइफल वुमन की टुकड़ी की तैनाती भारतीय सेना की ताकत साबित करेगी। ये शुरुआत है और आप देखोगे कि भाई ये भी किसी से कम नहीं है और इनकी मोटिवेशन और इनके काम करने का जो तरीका है वो भी उतना ही बेहतर है, क्योंकि इन्होंने भी वही ट्रेनिंग प्राप्त की है और काम करने का जरिया भी जो है ये उसी प्रकार का है। सो ये हमारे को जो है काफ़ी ताकत देगा। हमारा जो मैंडेट है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करने के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तंगधार और तिथवाल इलाके में भारत के करीब 40 गांव पड़ते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बसे इन गांवों के आसपास से घुसपैठ की कोशिश की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरहद पार से महिलाओं के जरिए जिन आतंकियों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उसे अब असम राइफल्स की महिला जवानों की बदौलत रोका जा सकेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में न्यूज 18 की टीम ने कश्मीर घाटी के उन इलाकों का दौरा किया जो आर्टिकल 370 हटने से पहले आतंकियों का गढ़ समझे जाते थे, लेकिन पिछले 1 साल में यहां का सूरत हाल बदल चुका है। आतंकवाद पर लगाम लगाने से स्थानीय लोग खुश हैं और चाहते हैं कि कश्मीर में आए तरक्की और खुशहाली के इस नए दौर का यह सिलसिला यूं ही चलता रहे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का 1 साल पूरा। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में आया अमन। आर्टिकल 370 हटने से आतंक पर लगी लगाम। आर्टिकल 370 खत्म होने से कश्मीर का जोश हाई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म क्या हुआ? घाटी में अमन वापस लौट आया। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद और आतंकियों पर लगाम लगी और अब आर्टिकल 370 हटने के 1 साल बाद अमन और खुशहाली आने के बाद कश्मीर घाटी में रहने वाले लोगों का जोश आई है। इसकी जीती जागती मिसाल है कश्मीर के गांदरबल इलाके की एक महिला सरपंच जैतून बेगम। हाल ही में मन की बात में पीएम मोदी ने भी जैतून बेगम की तारीफ की थी। बदलाव बहुत सारे आए माशाल्लाह। अच्छी तरह मैं अपने गांव के काम, छोटे बड़े जितने भी काम हैं वो अच्छी तरह चला रही हूँ। अच्छी तरह अपने इलाके के काम कर रही हूँ और हमारे लोग खुश हैं। मैं लोगों से खुश हूँ, लोग मेरे से खुश हैं और अच्छी तरह माशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिला मैंने ईमानदारी से लोगों को घर घर पहुँचाया। लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। इलाके के काम अच्छी तरह हो रहे हैं। आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि अच्छे काम होंगे। आर्टिकल 370 के हटने के बाद 1 साल में ही कश्मीर की सूरत बदलनी शुरू हो गई। कोरोना महामारी ने कश्मीर घाटी में विकास की रफ्तार को भले ही धीमा कर दिया हो, लेकिन कश्मीर के आवाम की उम्मीदों की रफ्तार नहीं रुकी। स्थानीय लोग खासकर इस बात पर खुश हैं कि विकास के काम होने लगे हैं और इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान अस्पतालों की हालत में सुधार आना शुरू हुआ है।
पहले केसेस जो सामने आए, पॉजिटिव केसेस, इन्फेक्टेड पर्सन जो हुए कोविड पॉजिटिव, तो उनमें वो सिम्टम्स नज़र नहीं आने लगे। शायद लोगों का जो एक फेथ जो थी लोगों की, शायद वो भरोसा उठ गया कि शायद ये कुछ नहीं है। बट धीरे धीरे अब चूँकि जब ये पैंडमिक हुआ, WHO ने जब पैंडमिक करार दिया, तो फिर लोगों ने इस पर स्टडी कर दी, हमने भी अवेयरनेस जनरेट की। बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हुए कि कुछ हेल्थ सेक्टर में उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, अगर पेशेंट को शिफ्ट करना है तो वो सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आए। बट डिपार्टमेंट ने हर एक जो कंप्लेंट थी, जो ग्रीवेंस थी, उसको टाइमली एड्रेस किया। आतंकवाद के चलते स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत नुकसान होता था। फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन की सुविधा मुहैया कराई गई। इसके अलावा आतंकी तंजीमों के स्कूल बंद की धमकी और स्कूल जलाने वाली घटनाओं का भी डर बना रहता था। लेकिन पिछले 1 साल में स्थानीय लोगों का ये डर खत्म हुआ है और इसमें इलाके के टीचरों ने बड़ा योगदान दिया है। आर्टिकल का एबॉलिशन हुआ तो उसके बाद पूरी वैली बंद थी, तो हमने भी चैलेंज देखे, लेकिन हमने पहल की है क्योंकि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हमारा स्कूल बंद नहीं रहा, या गुडविल स्कूल चंडीगांव है, बंद नहीं रहा। 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ, तो सबसे जो फर्स्ट डे था तो 100% स्ट्रेंथ थी टीचर्स की। उसके बाद बच्चे आने लगे, तो उसके बाद पेरेंट्स तो डर रहे थे कि हो सकता है कुछ अनटूवर्ड होगा, लेकिन हमने पेरेंट्स के साथ बात की, हमने उनको समझाया है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम आपके लिए वेट नहीं करेगा। तो फिर बच्चों की स्ट्रेंथ जो 100% हुई और हमारा जो स्कूल है वो मतलब ओपन था। फॉर द एवोकेशन 370 से पहले हमेशा ये होता था कि इस दिन बंद है, इस दिन बंद है। साल में स्कूल बहुत कम चलता था, लेकिन जैसे एब्रोगेट हुआ आर्टिकल 370, अब सब कुछ चीज़ें बदल रही है। अब यहाँ की यूथ को पता है कि नहीं, मुझे आगे पढ़ना है अब, क्योंकि वो चीज़ें अब नहीं हो रही है जो बिफोर अगस्त 5 जो था ना, उससे पहले की जो कंडीशंस, अब वैसा कुछ नहीं है। चीज़ें बदल रही है सर, और बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें अब हो रही है सर, और हम बहुत होपफुल है इस चीज़ से। पिछले 1 साल के दौरान आर्टिकल 370 के हटाने के बाद कश्मीर की आवाम को इसके फायदे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लोगों को इसके फायदे बताने के लिए प्रशासन से लेकर भारतीय सेना तक जब लोगों तक पहुंचना शुरू किया, तो कश्मीर की आवाम को आर्टिकल 370 हटने के फायदे भी दिखने शुरू हो गए। आर्टिकल 370 हटने के बदौलत कश्मीर में आतंक की वारदात में तो कमी आई ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि पहले आतंकी तंजीमें कश्मीरी युवाओं को बरगलाकर आतंक की दलदल में धकेल देती थी, लेकिन अब कश्मीरी नौजवान आतंकी तंजीमों की इस साजिश से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं। लिहाजा कश्मीरी नौजवानों के आतंकी तंजीमों में शामिल होने के आंकड़े में भी भारी कमी आई है। वायलेंस लेवल्स का जो पैरामीटर्स है उसके अंदर भी काफ़ी फ़र्क देखने में आया है। टेररिस्ट की जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, जहाँ भी टेररिस्ट को हमने मार गिराया है, उस इलाके अंदर अवाम बोलता है कि साहब अभी ठीक है, अभी सही चल रहा है। क्योंकि ये जो एक आदमी जब हथियार उठाता है और उसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, तो वो जो मर्जी कर सकता है। अवाम को जब ऐसा आदमी निकल जाता है तो एक अमन सी महसूस होता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी में आए बदलाव से सेना, प्रशासन और खासकर स्थानीय लोग खुश हैं और उनका कहना है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्द कश्मीर घाटी से आतंकवाद का नामो निशान मिटते हुए देखेंगे और कश्मीर तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर में आगे बढ़ेगा। और आज की एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सुशांत खुदकुशी केस में कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सुशांत की खुदकुशी के मामले में कई तस्वीरें दिखाते हुए सवाल उठाए कि जब सुशांत ने खुदकुशी की तो उनका पैर बेड को छू रहा था। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सुशांत की गर्दन में जो निशान दिखे वो बेल्ट के हैं। विकास सिंह ने साफ कहा कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है। मुंबई पुलिस ने रिया पे कोई शक नहीं जताया था, ना उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ की थी। आपको लगता है कि ये पहलू जानबूझ करके मुंबई पुलिस ने छोड़ दिया था?
देखिए, मुंबई पुलिस ने तो मेरे हिसाब से जो इंक्वेस्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वेस्ट की इंक्वायरी में तो सिर्फ देखना चाहिए कि वो हैंग पॉसिबिलिटी था कि नहीं था, हैंग कर सकते कि नहीं। जो पंखा जहाँ पर जिस हाइट पे है और जिस बेड का था, अगर वो फंदा कर गले में डाल ले तो सुशांत हैंग कर ही नहीं सकते वहाँ पर। और अगर आप टेढ़े होकर हैंग करते हैं किसी में तो आपका मौत नहीं हो सकता, आप कभी ना कभी आप पैर अपने खड़ा होकर खड़े हो जाइएगा। हैंगिंग जो है पॉसिबल तभी होता है, कोई स्टूल पे आप खड़ा होकर स्टूल को फेंक दें, पैर से मार दें तो आपका बॉडी लटक जाता है। तो इसमें इस तरह की इंक्वेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्वेस्ट में होती है वही बॉम्बे पुलिस ने नहीं किया। तो इसलिए कहीं ना कहीं पूरे इन्वेस्टिगेशन को एक डिरेल करने की बिल्कुल साजिश थी, जो कि मुंबई पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट फोर्स है, लेकिन पता नहीं किस लेवल पे इसको कंट्रोल किया जा रहा है, सीनियर लेवल पे किया जा रहा है या किस लेवल पे किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको पूरे डिरेल करने की बड़ी सीरियस साजिश है मुंबई पुलिस की। तो सुशांत के वकील तो ये सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन इस बीच सुशांत की कॉल डिटेल से बड़ी जानकारियां सामने आई हैं। कॉल डिटेल के आधार पर यह बताया जा रहा है कि 8 से 14 जून के बीच में दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। रिया ने सुशांत का नंबर ब्लॉक कर दिया था, जो बताता है कि वो उनसे दूरी बनाना चाहती थी। लगातार शुरुआत से रिया का जो सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन थी उसमें रिया ने कहा था कि 8 तारीख के बाद वो संपर्क में नहीं थी। अब उनके कॉल डिटेल्स मीडिया में सामने आए हैं, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जिस समय वो चंडीगढ़ गए थे उनके साथ 25-26 कॉल किए गए थे, लेकिन 8 से 14 के दौरान एक भी कॉल नहीं किया गया। तो ये सब चीज़ें भी क्या परिवार की जानकारी में आई है, आपकी जानकारी में आई है, और आपको लगता है कि जाँच में ये एक बड़ा पहलू बनेगा? देखिए, ये तो हमारे FIR का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि सडनली इनका घर छोड़ के चली गई और ब्लॉक कर दिया फ़ोन को। और ब्लॉक करने का नतीजा जो आप बता रहे हैं कि जो कॉल रिकॉर्ड में आ रहा है, मेरे को कॉल रिकॉर्ड मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो कॉल रिकॉर्ड में आ रहा है वो सिंप्लिसिटर ब्लॉक करने का नतीजा। अगर आप किसी को ब्लॉक कर देंगे तो कॉल इधर से उधर जाएगा नहीं, और कॉल अगर जाएगा नहीं तो बातचीत नहीं होगी। तो अगर इनको इतनी परेशानी थी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और चाहती थी कि वो बने, तो कम से कम फ़ोन तो करते रहना चाहिए था, हालचाल तो पूछना चाहिए था। तो इसलिए ये सारा जो है हमारे केस की तरफ हमारा प्रूफ कर रहा है कि रिया बहुत ही लापरवाही इसमें दिखाई है, इतनी ज़बरदस्त लापरवाही जो कि उनको मौत तक ले गई है। और अबेटमेंट टू सुसाइड का केस हमारा शिकंजा और बहुत मजबूत होता जा रहा है इस मामले में। और इधर खबर यह है कि सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गई पटना पुलिस वापस लौट आई है। पटना लौटी पुलिस की टीम ने IG दफ्तर में जाकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि सुशांत केस की जांच अब CBI को ट्रांसफर हो गई है और इसकी जांच जारी है। इससे पहले सुशांत के पिता KK सिंह की FIR पर पटना पुलिस जांच के लिए मुंबई गई थी। अपनी तफ्तीश के दौरान 4 सदस्यों वाली पटना पुलिस की SIT ने सुशांत के बैंक खातों की जांच के साथ 12 लोगों से पूछताछ की, लेकिन कल ये मामला CBI के पास पहुंचने के बाद पटना की टीम वापस लौट आई। ट्रांसफर हो चुका है और हम लोग कुछ भी बोलना भी ठीक नहीं है, ये अनुसंधान का पार्ट है। देखिए, कुछ आप लोगों को पॉजिटिव आप लोगों को मिला है, उसमें कुछ केस में सफलता कुछ मिली है? इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, प्लीज कुछ सफलता मिली? जी हाँ, सफलता मिली। आप लोग का अनुसंधान जो है वो CBI के लिए कितना अहम होगा, ये तो बता दो, कितना अहम साबित होगा आप लोग का अनुसंधान? हमने जितना कर सके हम लोग आपके अनुसंधान कितना इम्पोर्टेंस होगा? बहुत बढ़िया, हमने जितना करना था हमने किया है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी ऐसा हम लोग को जानकारी मिली। कहा जा रहा था कि आप BMC वालों से बच के आप कैसे एयरपोर्ट तक? और जो हम लोग को पुलिस की ट्रेनिंग है उस हिसाब से हमारे सीनियर्स का जो था। आप 2 दिन से छुपे भी हुए थे BMC से बचने के लिए? नहीं, हम लोग अपना काम लगता है कि हमारे टफ काम था, ये चैलेंजिंग था। हमारे सीनियर्स का हमारा काफ़ी सपोर्ट था। रिपोर्ट आप लोग SST को सौंपेंगे जल्द? रिपोर्ट सौंपेंगे अपना? थोड़ा सा हमारा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, प्लीज। ये बताया जा रहा था कि आपकी टीम है जो बॉम्बे से पटना लौट आई है और इनका कहना था कि काफ़ी मुश्किल भरा था ये पूरा अनुसंधान। हालांकि सीनियर्स का लगातार जो है वो सहयोग मिल रहा था और उसी के बल पे जो है इन्होंने अपना अनुसंधान पूरा किया और अब जो है इनके अनुसंधान जो है वो CBI के लिए अहम साबित होगी। SIT जो गई हुई थी वो क्या कहते हैं आज पटना लौट आई है, तो ये बैठक बेसिकली सीनियर SP साहब के साथ थी कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई वहाँ पर की है, तो उसी के संबंध में जानकारी लेने के लिए क्या कुछ वहाँ पे बताया यहाँ तक क्वारंटीन करने की बात? नहीं, क्वारंटीन करने की कोई बात नहीं है।
हमारी SIT गई और ठीक से आ गई है। और पटना पहुंची बिहार पुलिस की टीम की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पटना टीम की जांच में सामने आया कि अचानक घर के बढ़ते खर्चों से सुशांत परेशान थे। सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस की जांच में सामने आया कि रिया के सुशांत के घर आने के बाद उनके खर्चे तेजी से बढ़ गए, जिसे लेकर वो परेशान रहने लगे थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि इसके बारे में सुशांत ने सिद्धार्थ पिठानी को भी बताया था। सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि खुदकुशी से पहले के कुछ महीनों में सुशांत रिया से काफी घबराने लगा था और वो रिया की कोई भी बात नहीं टालते थे। तो ये लगातार जो बिहार पुलिस की जानकारियां सामने आ रही है, जो कि पटना लौट आई है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि घर के बढ़ते खर्चों से सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे। और साथ ही ये भी जानकारी आ रही है जो पुलिस के जरिए सूत्रों से आ रही है, वो ये कि सुशांत ने सिद्धार्थ पिठानी को भी ये जानकारी दी थी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि खुदकुशी से पहले के कुछ महीनों में सुशांत रिया से काफी घबराने लगे थे और वो रिया की कोई भी बात नहीं टालते थे। सीबीआई सुशांत केस में कभी भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। खबर है एक दिन पहले ही सीबीआई के पास सरकार की ओर से सुशांत केस की जांच का नोटिफिकेशन पहुंचा, जिसके बाद सीबीआई की ओर से जल्द ही इस मामले की जांच शुरू करने की बात कही गई। खबर है कि बिहार पुलिस ने खुदकुशी के लिए जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, उसी के तहत सीबीआई भी केस दर्ज करेगी। बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने, चोरी, धोखा देना समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया था। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर ऐतराज जताया है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की मांग पूरी हुई है। सीबीआई अब इस मामले में जांच कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं परिवार के वकील सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी। विकास जी, सर, आप जिस तरीके से अब सीबीआई की जांच का आदेश हो गए हैं, परिवार से भी बात हुई होगी, कितना आप लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, परिवार की उम्मीदें कितना बढ़ी है, क्योंकि सीबीआई अब इस मामले में जाँच कर रही है? देखिए, परिवार का तो सीबीआई का मांग था नहीं शुरू से, और परिवार को तो यह मांग था कि पटना पुलिस करे और हमको उम्मीद थी कि पटना पुलिस से ही जस्टिस मिलेगा हमको। लेकिन पटना पुलिस को चूंकि मुंबई ने बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करने ही नहीं दिया, कोई सहयोग नहीं दिया, सीनियर अफसरों को क्वारंटाइन कर दिया, तब हम लोग को लगा कि इस तरह से तो खाली टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है मुंबई पुलिस, किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। इन परिस्थिति में फिर हमने सोचा कि सीबीआई की मांगते हैं, और इत्तेफाक से नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह रखा था कि अगर परिवार मांगेगी तो हम सीबीआई की जांच करवा देंगे, और केंद्र सरकार ने भी बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकाल दिया। इसमें बहुत खुश हूँ और मेरे को लगता है कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे, उतना ही अच्छा है हमारे क्लाइंट के लिए। रामेश्वर जी, अब आपको उम्मीद है जब सीबीआई इस केस की तहकीकात शुरू करेगी तो जो असली गुनहगार हैं वहां तक सीबीआई पहुंच पाएगी? देखिए, 1.5 महीने तक महाराष्ट्र की पुलिस जब कुछ नहीं की और बिहार पुलिस गई तो उसको काम नहीं करने दी, तो लोगों का शक बढ़ गया था कि मुंबई पुलिस से अब फिल्म इंडस्ट्री का जो भी मर्डर केस होता है उसमें कभी न्याय मिला नहीं, अब आगे भी नहीं मिलेगा। तो इसमें जो पहल थी बिहार के मुख्यमंत्री की, वो सराहनीय पहल है, क्योंकि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जो मांग की गई थी सीबीआई इंक्वायरी की, मुजफ्फरपुर कांड में देखिए हमारी ही सरकार है, उसका भी उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए किया था। और इस कांड को भी मुंबई पुलिस के असहयोग के रवैया को देखते हुए उन्होंने तुरंत रेफर किया, और केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और पीएमओ को, प्रधानमंत्री को मैं और गृह मंत्री को भी बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप लोगों कि देश का एक सुपर स्टार, जो पूरा देश चाहता है कि सच्चाई सामने आए, जिसकी हिंसा में हत्या हुई है जिसकी, तो वो राज खुल करके आएगा, एक बहुत बड़ा कदम है। क्यों कि मुंबई महाराष्ट्र पुलिस काम नहीं कर रही थी, मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही थी, और वहाँ जो सरकार के लोग हैं जिस तरह के उनके बयान आ रहे थे, तो उससे साफ जाहिर था कि बड़ी मछली को पचाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बड़ी मछली में सुपर स्टार लोग शामिल हों या मंत्री। और बार बार देखिए शंका उठ रहा था कि कोई ना कोई उस पार्टी में मंत्री थे और मंत्री को बचाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो जब सीबीआई जांच होगी तो उसमें कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों को अब ये भरोसा हो गया है कि न्याय मिलने की राह में कोई बाधा अब नहीं आ सकती। एक तरफ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी, जिसकी अधिसूचना भी निर्गत हुई। आरजेडी या कांग्रेस जैसी पार्टियां जो भी कहे, लेकिन सीबीआई अपनी साख और विश्वसनीयता के अनुरूप इस मामले में गुनाहगारों को सामने लाने का काम करेगी, ये भरोसा पूरे देश को है।
इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर ऐतराज जताया है। हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान हैं। अशोक जी, जिस तरीके से सुशांत सिंह केस को केंद्र सरकार ने सीबीआई को हैंडओवर किया बिना राज्य सरकार को कंसर्न किए, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं केस के मेरिट में नहीं जाना चाहता हूँ कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी मामला हुआ है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो मुंबई में का मामला होने के कारण ये महाराष्ट्र सरकार के तहत ये मामला आता है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की पुलिस कॉम्पिटेंट है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हाँ, और इसीलिए मैं समझता हूँ कोई भी राज्य में स्टेट पुलिस के अलावा अगर किसी और एजेंसी को तहकीकात के लिए देना है तो स्टेट गवर्नमेंट से पूछताछ, कंसेंट लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी चाहिए। बगैर इजाज़त के ऐसे फैसला लेना उचित नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बगैर कोई ऐसा फैसला लेना, तो मैं समझता हूँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत केस में जल्द ही सीबीआई जांच शुरू करने की खबरों के बीच ईडी ने रिया चक्रवर्ती को सम्मन कर पूछताछ के लिए बुलाया है। कल ईडी रिया से पूछताछ करेगा। एक दिन पहले ईडी ने रिया के करीबी दोस्त और बिहार पुलिस की एफआईआर में नामजद रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की थी, जो आज एक बार फिर ईडी दफ्तर पहुंचे। इससे पहले ईडी इस मामले में सुशांत के सीए श्रीधर से भी सवाल जवाब कर चुका है। ईडी ने भी नोटिस जारी किया है रिया को और पूछताछ के लिए बुलाया है और बाकी जो आर्थिक पहलू है उनकी तरफ भी ईडी जांच कर रही है। आपको लगता है कि इस केस का वो भी एक जो इकोनॉमिक इसका जो है वो भी एक बड़ा कारण है इस पूरे मामले में? देखिए, हमारे एफआईआर में बड़ा क्लियरली, क्योंकि पहले परिवार तो उनके इनका अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, लेकिन जब मौत हुई और जब मुंबई पुलिस नहीं कर रही थी सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी, तब हमने पता करवाया अकाउंट के बारे में, तो पता चला कि 17 करोड़ में से 15 करोड़ निकला है। अब ये भी पता चल रहा है कि ज़्यादातर कैश विड्रॉल हुआ है, ऑफिस के खर्चे के नाम पे कैश विड्रॉल हुआ है। फिर रिया ने शायद कुछ प्रॉपर्टी परचेज की है, जो हम अभी मीडिया में सुन रहे हैं। अभी कोई पुष्टि मेरे पास नहीं है। ईडी के जुरिस्डिक्शन में क्या है कि जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जो इन्होंने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके जो भी पैसा सुशांत सिंह राजपूत का निकाला, उसको लेजिटिमाइज करना चाह रही हैं किसी तरह से, और उसको अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है तो वो प्रॉपर्टी सारी जब्त हो सकती है ईडी के द्वारा। तो इसलिए बहुत ही अहम इंक्वायरी है और ईडी अगर इसमें आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली इस केस को और हेल्प मिलेगा। और इस बीच ये जानकारी है कि ईडी ने रिया से सवालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली है। सवालों की इस लिस्ट में रिया से पूछा जा सकता है, आपके परिवार में कौन कौन है और वो क्या करते हैं, आप और आपके परिवार का क्या बिजनेस है, आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं, आपकी कंपनियों का टर्नओवर कितना है, किन बैंकों में खाते हैं, उनमें कितनी रकम है, साथ ही आपके नाम पर कहां कितनी संपत्ति है, आप सुशांत से कब और कैसे मिली थीं, आप और सुशांत लिव इन रिलेशनशिप में थे, क्या आप सुशांत के कारोबार में साझेदार थीं, आप किस हक से सुशांत के खाते ऑपरेट करती थीं। शाम के 5 बज गए हैं। सुलगते सवाल का वक्त है। आप बने हुए हैं प्रीति रघुनंदन के साथ। इधर खबर सुशांत से ही जुड़ी हुई। इस केस पर हर रोज नए राज सामने आ रहे हैं। आज न्यूज 18 पर इस केस पर 2 सबसे बड़े चेहरे गवाही देंगे। ये वो 2 चेहरे हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के काफी नजदीकी हैं और इनमें एक सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी है, जो सुशांत की सुसाइड वाले दिन उनके फ्लैट में ही मौजूद थे, और दूसरा बड़ा चेहरा है अंकित आचार्य, जो रिया की सुशांत की जिंदगी में एंट्री से पहले करीब 2 साल तक उनके असिस्टेंट रहे। न्यूज 18 पर इन दोनों ने सुशांत की जिंदगी से जुड़े राज भी बेपर्दा किए। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने माना कि सुशांत डिप्रेशन की दवा लेते थे, जबकि उनके दूसरे साथी अंकित आचार्य का कहना है कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे। उनको मेडिकेशन था, वो फरवरी में उन्होंने लिया था और आई थिंक बाय द मिडिल ऑफ मार्च ही स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन। हाँ मैम, दवाइयाँ क्योंकि सिंस ही इज अ सेलिब्रिटी, ही दे नेवर गो टू द दिस थिंग,
ओनली हम वो अपने काम लाइक नौकर को भेज देते थे। प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास हमेशा होता था। We only do a prescribed medication given by a doctor. नहीं हम मतलब वो करते थे, उनको प्रिस्क्रिप्शन दे देते थे नौकरों को, तो नौकर जाके शॉप से लेके आता था। नहीं ऐसे तो कोई नोक झोंक तो नहीं था, ना कोई डिप्रेशन था भैया को। जब हम लोग थे तो कोई डिप्रेशन नहीं था, तब हंसी मजाक, खेलना कूदना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, आई थिंक उनके साथ बैडमिंटन खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सब होते रहता था। गेम खेलना, उनको मैं मसाज कर देता था रात को और अच्छे से सो जाते थे। एंड मैं उनके साथ ही सोता था बगल में, क्योंकि उनको 4 बजे उनको उठाना पड़ता था टेलीस्कोप देखने के लिए। तो वो टेलीस्कोप में प्लानेट ये सब मून फून देखते रहते थे, हम लोग को भी दिखाते थे। तो एप्पल काट के देना, फिर कॉफ़ी लेके जाना, फिर टेनिस किट होता है वो पैक करके हम लोग ले जाना। उनसे भी ड्राइवर नहीं था, गाँव गए थे, तो सुशांत भैया चलाते थे, मैं यहाँ बैठता था, उनको खिलाते खिलाते हंसी मजाक करते करते जाते थे। और यही नहीं, सुशांत के बारे में और जानकारियां मिली है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत की खुदकुशी वाले दिन उनके फ्लैट पर मौजूद उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया है कि सुशांत ने दरवाजा अंदर से बंद किया था, जबकि करीब 2 साल तक सुशांत के साथ रह चुके अंकित आचार्य का दावा है कि सुशांत कभी अपने कमरे का दरवाजा बंद ही नहीं करते थे। उस दिन हमने कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी तो कुछ नोटिस नहीं किया, क्योंकि सुशांत ने हमको बोला था कि कोडिंग सीखने के लिए। तो हम सब, मैं तो अपने काम में थोड़ा बिजी था, और जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ था और रिया और सुशांत के बीच में हुआ था, और घर का पूरा नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी दैट टाइम। ओनली थिंग दैट व्हाट आई नोटिस्ड इज रिया लीविंग सडनली, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि सर का ध्यान रखना, मैं आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, and if you need me I'll be back because I'm going to June to my parents. इस बारे में कुछ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो घर है ना, 2 फ्लोर का घर है, और जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ था वो सुशांत और रिया के बीच में हुआ था, और उन्होंने क्या कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, बात करा है, झगड़ा करा है, उसका कोई मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन रिया के घर के जाने के बाद उनके सिस्टर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए, और जब दिशा का न्यूज़ जब उनको पता चला, वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे, क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। तो उनके मेंटली वो बहुत ऐसे स्ट्रेस में आ चुके थे और बहुत रो भी रहे थे। तो वो सब उस टाइम में हमने सब घर वाले उनको साथ दिया था हमने। तो ये सिद्धार्थ पिठानी सब बाद में ही आए हैं, सुशांत सर के डेथ होने से पहले ये सब आए थे, और मालूम तो नहीं ये सब क्या हुआ, इन लोग का क्या प्लानिंग है, क्योंकि मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट रह चुका हूँ। कि मुझे भी दुख लगता है कि वो बेचारे इतना अच्छे खुश इंसान थे, अपने दम पे स्ट्रगल पे आए हैं, उनका मतलब कोई गॉड फादर नहीं था। तो ऐसा नहीं होता है वो, क्योंकि वो मतलब सुसाइड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको। और रूम जो लॉक करते थे, कि वो रूम लॉक कभी करते नहीं थे, वो जब सोते थे रूम कभी लॉक कर नहीं देते। जब उनका खून हो गया, सोने भीतर से लॉक हो गया, वो लॉक कभी करके नहीं सोते। क्योंकि मैं जब से था, जब वो रूम लॉक नहीं करते थे, ऐसे खोल के छोड़ के सो जाते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था रूम में सोने के लिए उनके साथ साइड में। तो वो कभी रूम लॉक करके सोते नहीं थे, उनका आदत ही नहीं था। ये बात है, सबसे मेन पॉइंट ये है। सुशांत केस में काले जादू की भी कहानी सामने आई है, जिस पर पूछे सवाल के जवाब में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने उनके पुराने घर पर पूजा करवाए जाने की बात मानी, जबकि अंकित आचार्य ने साफ कर दिया कि सुशांत भूत प्रेत मानते ही नहीं थे। सुशांत के घर में पूजा हुई थी, पुराने घर में एक बार हुई थी, वो दुर्गा पूजा हुई थी घर में। उस टाइम पे मैं था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था वो पूजा को लेके। इट्स देयर पब्लिकली ऑनलाइन, इट्स देयर ऑन इंस्टाग्राम। मेरे सामने तो एक ही पूजा हुई थी, और वो पूजा का ऑर्गेनाइजेशन कोई और संभाल रहा था, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वर में था अपना। एक बात तो पहली सच बात है कि ये भूत प्रेत पे भैया विश्वास नहीं रखते थे। सुशांत भैया भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे, वो एक ही विश्वास रखते कर्मा पे। कर्मा पे विश्वास रखते हैं, और कर्मा ही उनका पूजा है। वो भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त होते हैं, और सबसे बड़ा बात कि वो महामृत्युंजय मंत्र सुनते थे हेडफोन लगा के, हम ही लगा के देते थे। वो सुबह सुबह मेडिटेशन भी करते थे, महामृत्युंजय सुनते थे, मतलब बहुत सारा करते थे। एंड
महामित्र जो सुनते थे, फिर उनके बाद फिर खाना पीना सोना, और ये उनका मतलब भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखते थे। एंड एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोनॉट होता है जो खगोल शास्त्री बोलते हैं हिंदी में, तो उन पे विश्वास रखते थे कि क्योंकि 100 बच्चों को नासा भेजे थे पढ़ाई के लिए उन्होंने, ये तो आपको भी मालूम है। तो इतना दिलदार इंसान थे, सबको हेल्प भी करते थे। एंड कोई एक बाढ़ आया था उनको भी हेल्प किए थे, उधर कुछ नोक झोंक नहीं था, हेल्प किए बहुत, मतलब सबको हेल्प किए, ऐसा बात नहीं है। वो भूत प्रेत पे विश्वास एकदम नहीं रखते थे, अपना कर्मा पे विश्वास रखते थे। एंड जो एस्ट्रोनॉट है उन पे विश्वास रखते थे कि हमको हाँ ये करना है, साइंटिस्ट के ये करना है। एंड वो लिखते रहते थे, कुछ अपनी माँ के बारे में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते थे, गेम खेलते रहते थे बस। और ये भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं रखता, और उस समय डिप्रेशन भी उनका नहीं था। सुशांत केस में उनकी करीबी रही रिया चक्रवर्ती आरोपों के घेरे में हैं। रिया पर सुशांत के खर्च अपने कंट्रोल में लेने और उनका पूरा स्टाफ बदलने के भी आरोप लगे। इस पर भी सुशांत केस के 2 सबसे बड़े चेहरों ने न्यूज़ 18 पर गवाही दी। Since they were living together in the house, और जो भी decisions लेने थे रिया और सुशांत ही लेते थे, क्योंकि हम लोग वो उतना हमको फ्रीडम नहीं था कि हम लोग खर्चा मतलब में कुछ से हो, क्योंकि they were the main people in the house since they have taken the charge of the taking care of the expenses during the COVID season। क्योंकि मैं जनवरी में सुशांत के पास वापस आया था, जनवरी से मैं अभी तक रहा, और लॉकडाउन में पूरा हम साथ में ही थे, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो चीज करने का, क्योंकि सुशांत वाज अलोन and we were there to just help him out in his work and like only certain things, because मैं तो एक छोटा सा middle class family से belong करता हूँ। I don't know what his requirements are, और Riya and the house manager and everybody were taking care of all those things। मैंने सुना कि रिया आके सबको हायर की थी, एंड जितना भी पैसे वैसे उनका थे, मतलब सुशांत भैया के सब उनके अकाउंट से होके गुजरता था, ये सब सुनने में आया था बस। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि 14 जून को सुशांत की खुदकुशी वाले दिन उनके फ्लैट में क्या हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी ने उस दिन सुशांत के फ्लैट में ही मौजूद रहने की बात उनके सामने आई थी। उस दिन हमने कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी तो कुछ नोटिस नहीं किया, क्योंकि सुशांत ने हमको बोला था कि कोडिंग सीखने के लिए, तो हम सब मैं तो अपने काम में थोड़ा बिजी था, और जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ था रिया और सुशांत के बीच में हुआ था, और घर का पूरा नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी दैट टाइम। ओनली थिंग दैट व्हाट आई नोटिस्ड इज रिया लीविंग सडनली, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि सर का ध्यान रखना, मैं आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, एंड इफ यू नीड मी आई विल बी बैक बिकॉज आई एम गोइंग टू जूहू टू माय पेरेंट्स। इस बारे में कुछ आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो घर है ना 2 फ्लोर का घर है, और जो भी कॉन्वर्सेशन हुआ था वो सुशांत और रिया के बीच में हुआ था, और उन्होंने क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात करा है, झगड़ा करा है, उसका कोई मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन रिया के घर के जाने के बाद उनके सिस्टर घर पे आए थे उनका ध्यान रखने के लिए, और जब दिशा का न्यूज़ जब उनको पता चला, वो पूरा उनका बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ चुके थे, क्योंकि दैट अफेक्टेड हिम अ लॉट। तो उनके मेंटली वो बहुत ऐसे स्ट्रेस में आ चुके थे और बहुत रो भी रहे थे। तो वो सब उस टाइम में हमने सब घर वाले उनको साथ दिया था हमने। और इस बीच सुशांत केस पर बड़ी खबर आ रही है। सुशांत के करीबी रहे सिद्धार्थ पिठानी ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत हैदराबाद पुलिस से की है। सिद्धार्थ का कहना है कि उन्हें फोन, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर धमकी दी गई है। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी को धमकियों का सिलसिला तब बढ़ गया जब उनका मोबाइल नंबर एक चैनल ने दिखा दिया। धमकियों के बाद सिद्धार्थ ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सिद्धार्थ की शिकायत के बाद हैदराबाद पुलिस ने उनको सुरक्षा का भरोसा दिया है। सुशांत की मौत की गुत्थी में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने खुदकुशी करने का फैसला किया। इन सवालों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें बार बार सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम ही लिया जा रहा है। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते की जो कहानी अब सुशांत की कॉल डिटेल से सामने आई है, उसमें प्यार कम और नफरत ज्यादा दिखती है।
8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था और सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। तो क्या ये सुशांत और रिया की लव स्टोरी दरअसल हेट स्टोरी थी? इस तरह से इग्नोर करना won't change my feelings for you. जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। परिवार के मुताबिक ये लव स्टोरी असल में हेट स्टोरी है। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में अब तक हिंदी सिनेमा में भाई भतीजावाद की परंपरा घेरे में थी, लेकिन अब यह केस फरेब और जालसाजी की साजिश के मोड़ पर पहुंच चुका है। इस केस में बिहार पुलिस की जांच के घेरे में फंस गई हैं सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती। रिया और सुशांत की प्रेम कहानी उनके चले जाने के बाद दुनिया के सामने आई है। यह संयोग ही था कि जब तक सुशांत जिंदा थे उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे। हालांकि दोनों के रिश्तों की अटकलें थीं। रिया ने सुशांत के मौत के बाद ही उनकी गर्लफ्रेंड होने और उनके साथ लिव इन में रहने के बारे में कबूल किया है। रिया ने अपने दिल की बात 46 पन्नों में कही है। ये 46 पन्ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई उनकी याचिका के हैं, जिसमें रिया ने मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले करने की अपील की है। लेकिन इस मामले में रिया ने खुदकुशी से लेकर सुशांत से अपने रिश्तों और इस मामले से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया है। याचिका के चौथे पन्ने पर रिया ने सुशांत से अपने रिश्तों के बारे में बताया है। रिया के मुताबिक सुशांत से उनका रिश्ता 1 साल पुराना था और वो 8 जून 2020 तक सुशांत के घर में रही। 8 जून को वो सांता क्रूज में अपने घर चली गई थी। आज रिया और सुशांत का रिश्ता सवालों के कटघरे में खड़ा है। 4 साल से मैं नहीं की थी सुशांत के साथ। मुझे नहीं पता था सुशांत खुश थे या नहीं थे रिया के साथ। रिया और सुशांत की मुलाकात 7 साल पहले हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में सुशांत रिया की पहली मुलाकात हुई थी। तब सुशांत शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान रिया मेरे डैड की मारुति फिल्म पर काम कर रही थी। इन दोनों फिल्मों के सेट आसपास थे। इन्हीं फिल्मी सेट पर दोनों की मुलाकात हुई और बात आगे बढ़ी। सुशांत को जानने वाले बताते हैं कि जिस दौर में सुशांत और रिया की मुलाकात हुई उस दौरान सुशांत का रिश्ता अंकिता लोखंडे के साथ था, लेकिन दोनों के बीच अनबन चल रही थी। इसी वजह से सुशांत रिया के करीब आते गए और बातचीत प्रेम कहानी में तब्दील हो गई। मैं सुशांत के बारे में जो जानती हूँ, जो पुराने जब सुशांत जो मेरे साथ थे उनके उस सुशांत के ऊपर मैं पूरा दावा कर सकती हूँ कि डिप्रेशन। अंकिता लोखंडे सुशांत से 4 साल पहले अलग हो चुकी थी। अंकिता सहित और भी लोगों के आरोप हैं कि रिया चक्रवर्ती ने प्रेम कहानी को अपने फायदे की कहानी में तब्दील कर दिया था। बिहार पुलिस ने सुशांत के नौकर रहे जिस शख्स से पूछताछ की उसका भी यही कहना है। नौकर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि सुशांत के घर का खर्च वो ही संभालता था। रिया चक्रवर्ती के आने के बाद घर खर्च बढ़ गया था। नौकर ने रिया से बढ़ते खर्च पर सवाल किया कि क्या सुशांत से पूछकर यह खर्च होता है। इसके बाद से नौकर रिया की आंख में खटकने लगा। कुछ दिन बाद नौकर अपने पिता की मौत की वजह से घर गया था। घर से लौटने पर रिया ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। नौकर के मुताबिक सुशांत तबीयत खराब होने पर नीचे वाले फ्लोर पर चले जाते थे, लेकिन सुशांत की तबीयत खराब होने पर भी रिया ऊपर वाले फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी।
नौकर के मुताबिक रिया पार्टी की शौकीन थी और रिया का वायरल हुआ वीडियो भी किसी हाउस पार्टी का ही लग रहा है। अपन ताई है, अपन को पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। रिया सुशांत के साथ रहती थी, साथ ही रिया का परिवार भी सुशांत से जुड़ा था। शौविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है, वो सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटीज में डायरेक्टर था। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट के पते पर ये कंपनियां रजिस्टर्ड थी और रिया की मां संध्या चक्रवर्ती पर सुशांत के पूर्व नौकर ने आरोप लगाया कि रिया और उसकी मां ने मिलकर सुशांत का पूरा स्टाफ बदल दिया था। तो सवाल ये कि क्या रिया सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी? ये कागजात सुशांत की कंपनी विविड रेज रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के हैं। इन कागजात पर रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के दस्तखत हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि रिया के भाई शौविक ने ही कंपनी के नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर संदीप श्रीधर को नियुक्त किया था। रिया पर आरोप लगाने वाला सिर्फ सुशांत का नौकर ही नहीं है। सुशांत को फ्लैट दिलाने वाले रियल एस्टेट एजेंट का भी कहना है कि घर के सारे अहम फैसले रिया ही लेती थी। मुंबई के रियल एस्टेट एजेंट सन्नी सिंह का कहना है कि सुशांत का फ्लैट भी रिया ने अपनी मर्जी से ही चुना था। तो 2 फ्लैट उनको फाइनली बहुत पसंद आए थे, बट रेंट को लेके बात जमी नहीं। एंड जो भी डिसीजन टेकर थी इसमें वो रिया ही थी। तो ये जो फ्लैट देखने थे रिया अकेले आती थी कि सुशांत भी साथ में रहते थे? बिहेवियर कैसे था दोनों को? दोनों साथ में घर देखते थे? अकेली भी आई हैं वो और सुशांत के साथ भी आई हैं। एंड सुशांत के साथ जब आई है तो सुशांत कार में ही होते थे, रिया आती थी पहले घर वर देख के, फिर देन दोनों जन साथ में आते थे वापस देखने के लिए घर। रिया ने सुशांत के साथ जो लव स्टोरी शुरू की थी वो अब हेट स्टोरी में तब्दील हो चुकी है। जांच के घेरे में रिया चक्रवर्ती घिरती जा रही हैं और उन पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सहायक रहे अंकित आचार्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह भी बताया कि कैसे रिया के आने के बाद सुशांत की जिंदगी बदली और उनके नजदीकी धीरे धीरे उनसे दूर होते गए। अंकित, एक और चीज, जब आप वापस आए, आप छुट्टियों पे गए हुए थे शायद, उसके बाद जब आप वापस आए तो क्या कहा गया आपको कि आप जो है काम पे आइए या ना आइए? क्या था कुछ? किसने आपको बोला था कि आप अब जो है बस हो गया, आप जो है हम थोड़ा बदल रहे हैं? तो किसने कहा था ये? एक बात तो पहले मैं तो दिल बेचारा जब शूटिंग खत्म हो गया था तो जमशेदपुर से मुंबई आया था। तो फिर आने के बाद फिर मेरा कोई एक प्रॉब्लम था, मतलब फ्रेंड का प्रॉब्लम था। तो फ्रेंड मुझे बुला रहे थे, तो सुशांत भैया से पूछने के बाद फिर मैं निकल गया वहाँ से। तो भैया बोले कि जल्दी आ जाना, ठीक है? तो फिर मैं ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो फिर थोड़ा लेट हो गया आने में। तो फिर जब मैं आया तो घर भी शिफ्ट हो चुका था एंड कहीं ट्रिप में भी गए थे वो, मालूम नहीं था। 2 बार गया हूँ मैं वहाँ। जब एक बार गया था तो मुझे जाने नहीं दे रहे थे उन लोग, जो नीचे का जो सिक्योरिटी गार्ड लोग रहते हैं, उन जाने नहीं दे रहे थे। यहाँ कोई नहीं है, अभी पुराना सब बंद हो गया, नया स्टार्ट हो गया। तो ऐसे तो मेरा कोई खबर नहीं है। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं सुशांत भैया को फ़ोन लगाया। लगाने के बाद फिर उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। मैसेज भी किया बट मैसेज भी का रिप्लाई कुछ नहीं, मैसेज ही नहीं जा रहे थे। बस फिर और एक बार मिलने की कोशिश की थी 15-20 दिन के बाद, आई थिंक मान लीजिए 1 महीने के बाद, डेट याद नहीं है मुझे। तो फिर उसके बाद भैया से मिले तो वो जाने नहीं दे रहे थे। तो भैया से मिले तो भैया हमको बोले कि क्या बात है? तो सैलरी मिली नहीं है। बट हम भी थोड़ा गुस्सा थे कि काम पे क्यों नहीं रखा। हमको तो लग रहा था कि सुशांत भैया को निकाल दिए, बट ऐसा तो नहीं था। फिर वो पूछ रहे क्या हो गया, मैंने सैलरी मेरा था रुका हुआ, तो सैलरी बना के दिए। सैलरी तो बाद में दिया हमको, मतलब फिर उसके बाद वो अकाउंट था वो सैलरी बना के दिया मुझे। तो जब मैं सुशांत भैया को देखा करीब से, जो पहले सुशांत भैया थे वो नहीं थे, एकदम डिप्रेस टाइप के थे। एंड उनका चेहरा एकदम डल सा, लिप्स एकदम ब्लैक, जो पहले जो थे वो ऐसा नहीं थे एकदम, यही फ़र्क था। एंड उससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। एंड उससे पहले ये पुलावा लोनावाला में एक फार्म हाउस लिए थे रेंट पे। तो वो ऐसा बात है कि उनको मतलब
बोल रहे थे 4 महीना हमको फिल्म नहीं करना है अंकित, हम लोग फार्म हाउस में जाएंगे, चिलिंग करेंगे हम लोग 3 जन, अशोक, मैं, सुशांत भैया। तो चिलिंग करेंगे, वहाँ खेलेंगे। फज भी था एक उनका डॉग ब्लैक कलर का, तो वो जाते थे वहाँ, हम लोग खेलते थे एंड फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे गार्डन में। तो उनको, सुशांत भाई को एक नज़र में पड़ गया कि यहाँ एक खेती है, तो हम लोग खेत करेंगे, ऑर्गेनिक यहाँ वो करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो भैया को आइडिया आया, तो फिर भैया ने बोला कि अंकित हम लोग यहाँ 3 जन मिलकर फार्मिंग करेंगे, अभी हम छुट्टी पे है, आराम से, अभी फिल्म नहीं करना हमको, हम लोग फार्मिंग करेंगे आराम से, हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ उगाएंगे। ठीक है भैया। तो ये भी सपना पूरा नहीं हुआ उनका, मतलब उनका सपना था कि हम लोग यहाँ करेंगे, एंड गेम भी रिलीज करने वाले थे वो कुछ, वो भी पूरा नहीं हो पाया। और अब ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीनों के लिए एक अच्छी न्यूज़। Amazon Prime Day अब लाइव है। ग्रेट डील्स और डिस्काउंट मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, लेटेस्ट फैशन पर। तो लॉग ऑन करें Amazon.in पर और अभी शॉपिंग शुरू करें।